तो ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें जो है ये आपका लास्ट यूनिट रहेगा। तो इसमें हमने पहले पढ़ना है क्या कहते हैं इसको, हेल्थ के बारे में। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में। ठीक है, हेल्थ किसको कहते हैं? हेल्थ आप जानते हो, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट सोशल, फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग है। जब एक इंसान तीनों डायमेंशन से फिट होता है। ठीक है, इट्स अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। जब वो फिजिकली भी ठीक होता है, उसके बॉडी का हर एक पार्ट जो है वो नॉर्मल फंक्शन कर रहा होता है। जब वो मेंटली भी ठीक होता है, यानी उसका दिमाग का संतुलन सब कुछ जो है, साइकोलॉजिकल कंडीशन भी ठीक हो जाती है, होती है, और वो अपनी सोसाइटी के साथ जो है वो एडजस्टेड होता है। एक जॉब होता है उसके पास, नेबर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, सबके साथ अच्छा सलूक होता है, तब उसको हम बोलते हैं हेल्दी। सो अ पर्सन इज सेड टू बी हेल्दी if he is physically fit, if he is mentally fit, if it is he or she is socially also fit. इसको हम बोलते हैं health, and it's not merely an absence of disease. हम इसको just absence of disease नहीं कह सकते। इसका मतलब ये नहीं कि, इसका मतलब ये है कि अगर किसी शख्स को बीमारी नहीं है तो फिर हम उसको हेल्दी बोलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल है। बीमारी न होने के साथ साथ मेंटली और सोशली दोनों तरीकों से भी वो फिट होना चाहिए। अगर एक इंसान डिप्रेशन में है, कोई टेंशन में है, एंजाइटी में है, उसके बाद उसको कोई बीमारी नहीं है और सोशली भी वो ठीक नहीं है सबके साथ, तो उसको भी हम जो है उसको हम हेल्दी नहीं बोलेंगे। एक हेल्दी पर्सन वही होता है जो सोशली, जो एक तो फिजिकली फिट होता है, हेल्दी पर्सन इज फिजिकली फिट, हेल्दी पर्सन इज जो है वो मेंटली फिट होता है, एंड एक हेल्दी पर्सन जो होता है वो सोशली फिट होता है। तो इन तीनों डायमेंशंस को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं हेल्थ। अंडरस्टैंड? व्हेन अ पर्सन इज सेड टू बी हेल्दी व्हेन ही शी इज फिजिकली फिट, मेंटली फिट एंड एज वेल एज सोशली फिट। अपनी सोसाइटी में वो एडजस्ट है। अंडरस्टैंड? तो अगर सिर्फ उसको बीमारी नहीं है तो इस कंडीशन पे हम नहीं बोल सकते उसको कि वो हेल्दी है, कि जब तक वो मेंटली और सोशली दोनों तरीकों से फिट ना हो। अंडरस्टैंड? तो इसको बोलते हैं हम हेल्थ। इसको डिफाइन करना था आपने कि हेल्थ किसको कहते हैं। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे डिजीज के बारे में। तो डिजीज क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय डिजीज? डिजीज किसको कहते हैं? डिजीज को अगर हम डिफाइन करेंगे, डिजीज का लिटरल मीनिंग है विदाउट कंफर्ट। अंडरस्टैंड? जब एक इंसान को कंफर्ट नहीं होता है, हाँ, विदाउट कंफर्ट, फीलिंग डिस्कंफर्ट, विदाउट ईज, विदाउट ईज। अंडरस्टैंड? आराम के बगैर होना। तो वर्ड डिजीज जो है, डिजीज को हम डिफाइन करेंगे एज एनी फिजिकल और फंक्शनल चेंज। अगर कोई फिजिकल या फंक्शनल चेंज आ जाता है, एनी फिजिकल और फंक्शनल चेंज फ्रॉम द नॉर्मल स्टेट। अगर एक इंसान नॉर्मल स्टेट में है तो उस नॉर्मल स्टेट में कोई भी बॉडी में उसको फिजिकल या फंक्शनल चेंज आता है। ठीक है, फिजिकली ठीक नहीं फील नहीं कर रहा है, उसके बॉडी का कोई पार्ट का फंक्शन जो है वो ठीक से नहीं चल रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उसको कि उसको बीमारी है। एनी फिजिकल और फंक्शनल चेंज फ्रॉम द नॉर्मल स्टेट दैट impairs the बॉडी फंक्शन, जिससे बॉडी को फंक्शन खराब हो जाता है। एनी फिजिकल और फंक्शनल चेंज फ्रॉम द नॉर्मल स्टेट दैट इंपेयर्स द बॉडी फंक्शन इज कॉल्ड डिजीज। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बीमारी कहते हैं, डिजीज कहते हैं। या माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट, अगर कोई भी बॉडी का पार्ट कम काम कर रहा है,
मॉल फंक्शनिंग, या हम कहेंगे इम्प्रॉपर फंक्शनिंग, मॉल फंक्शनिंग ऑफ ए पार्ट ऑफ बॉडी विथ सम विजिबल सिम्टम्स, और इसके साथ साथ कुछ सिम्टम्स भी, अंडरस्टैंड, सिम्टम्स आप जानते हैं, सिम्टम्स का मतलब होता है इंडिकेशंस ऑफ ए डिजीज, मैं लिखूंगा मैनिफेस्टेशंस ऑफ ए डिजीज, ऑफ अ डिजीज, एक बीमारी के असर वो अंदर जाकर क्या क्या करती है, उसको हम बोलते हैं सिम्टम्स ऑफ ए डिजीज। जैसे आपको अगर कॉमन कोल्ड होता है, कॉमन कोल्ड में आपको छींक आ जाते हैं, म्यूकस ज्यादा रिलीज होता है नाक से, कभी कभी नेजल कंजेशन जो है वो हो जाता है, नाक बंद हो जाती है, हेडेक होता है, और जो है आप अच्छे से टेस्ट और अच्छे से स्मेल नहीं कर पाते हो, तो ये इसकी सिम्टम्स है कॉमन कोल्ड के, अंडरस्टैंड। तो सिम्टम्स मींस इंडिकेशंस ऑफ ए डिजीज। तो वही कोई बॉडी का पार्ट अगर हमारा प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है और इसके साथ साथ कुछ सिम्टम्स भी आ रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं डिजीज। दैट टाइम द बॉडी इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, इसका मतलब कोई ना कोई बीमारी उस वक्त जो होती है उस शख्स में। ये बीमारियां जो होती है ये 3 टाइप की होती है, डिजीज आर 3 टाइप्स, ठीक है, बीमारियां 3 टाइप की होती है, 3 टाइप्स। एक होता है जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है, कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीजेस। दूसरा होता है जिनको हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। और तीसरा किस्म होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्जेनाइटल डिजीजेस। क्या बोलते हैं? कॉन्जेनाइटल डिजीजेस, ठीक है। कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस बीमारियां कौन सी होती हैं? विच आर कॉज्ड बाय इन्फेक्टिव एजेंट्स, कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट्स। इन्फेक्शियस एजेंट्स की वजह से जो है वो काज होती है, लाइक बैक्टीरिया, जिनको बैक्टीरिया काज करते हैं, जैसे वायरसेस काज करते हैं, फंजे से होती है, प्रोटोजोआ से होती है, इन सबको हम इन्फेक्शियस एजेंट्स कहते हैं। तो विच आर कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजे, प्रोटोजोएंस, एंड इसीलिए इनको इन्फेक्शियस बीमारियां कहते हैं। एंड स्प्रेड, और फैलती है फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी वन, एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी इंसान में जो है वो ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी वन, इधर थ्रू एयर, इधर थ्रू वाटर, इधर थ्रू एक्चुअल कंटैक्ट, ठीक है, इधर थ्रू सेक्सुअल कंटैक्ट, ठीक है, या जो है किसी और तरीके से जो है वो स्प्रेड हो जाती है, इधर थ्रू वेक्टर्स। वेक्टर्स मींस जो बीमारी को एक से दूसरे को लगाते हैं, अंडरस्टैंड। तो जैसे मक्खी जो हम उसको लाती है, खाने पे डालती है, तो हम बीमार होते हैं, इसको बोलेंगे वेक्टर, ठीक है। तो ये इन्फेक्शियस बीमारियां होती है, इन्फेक्शियस एजेंट से काज होती है, जैसे बैक्टीरिया से, वायरस से, फंजाई से, प्रोटोजोआ से, और ये एक शख्स से दूसरे शख्स को लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉलरा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉमन कोल्ड है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे टाइफॉइड है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आज की बीमारी है जिसको कहते हैं कोविड-19, ठीक है। तो ये कोरोना वायरस वाली बीमारी, कोरोना जो है ये भी जो है कम्युनिकेबल बीमारी है, अंडरस्टैंड। तो दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। ये कुछ ऐसे एबनॉर्मलिटीज होती हैं हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शियस एजेंट से नहीं होते हैं, अंडरस्टैंड। डेफिशिएंसी से होते हैं, कभी कभी डिजेनरेटिव कोई डेवलपमेंटल प्रॉब्लम होती है, अंडरस्टैंड। नॉन कम्युनिकेबल नॉन इन्फेक्शियस बीमारियां जो होती हैं इनको नॉन इन्फेक्शियस क्यों कहते हैं? नॉट कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट्स। ये
बैक्टीरिया या बाकी जो है वायरस फंजे से नहीं लग जाते हैं। दीज आर abnormalities in the body which arise within body, है जो बॉडी के अंदर से ही अराइज होती है। अंडरस्टैंड, ये बाहर से कैच नहीं करता है इंसान। और ये जो होते हैं these do not spread, ये नहीं फैलती है ये बीमारियां, do not spread from infected person to healthy person। ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को नहीं लगती है बीमारियां। ये बीमारियां जो होती है नॉन कम्युनिकेबल, ये होती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अंडरस्टैंड, अगर डेफिशिएंसी हो गई किसी न्यूट्रिएंट की हमारे खाने में, अंडरस्टैंड, तो डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से ये बीमारी हो सकती है ना। न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी से, जैसे मैरस्मस, क्वेशरक्वार, जैसे कोई भी बीमारी हो जो है जो डेफिशिएंसी की वजह से होती है, तो वो स्प्रेड नहीं होती है, लिमिटेड रहती है उसी पर्सन तक। अंडरस्टैंड, डेफिशिएंसी न्यूट्रिएंट्स या ड्यू टू डिजेनरेटिव जो है बॉडी पार्ट्स, अंडरस्टैंड, वो हो सकता है ड्यू टू रिजल्ट ऑफ कैंसर। This can be due to use of drugs, understand? This can be due to environmental pollutants, हैं? तो ये जो है, ये इनको हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां। एग्जाम्पल है, इसकी एग्जाम्पल दूंगा मैं डायबिटीज। डायबिटीज इज अ नॉन कम्युनिकेबल बीमारी। दिस एब्नॉर्मलिटी विद इन द बॉडी, दिस कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, फ्रॉम अफेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। डायबिटीज है, इसी तरह जो है क्या कहते हैं इसको, कैंसर है, ये भी स्प्रेड नहीं होती है बीमारी। अंडरस्टैंड, इसी तरह जो भी या हाइपोथायराइडिज्म है, जो भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती है, वो बीमारियां नहीं फैलती है। इनको कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये दोनों बीमारियां जो होती है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, दोनों वाली, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, ये असल में इंसान को होती है जन्म लेने के बाद, आफ्टर बर्थ। जन्म से ही ये प्रेजेंट नहीं होती है। अंडरस्टैंड, तो आफ्टर बर्थ, इसलिए इनको कहते हैं एक्वायर्ड डिजीजेस। क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड डिजीज बोलते हैं। एक्वायर्ड क्या होती है? कौन सी बीमारियां होती हैं जो जन्म के बाद एक बच्चे को, एक इंसान को लग जाती है, उनको बोलते हैं हम एक्वायर्ड डिजीजेस। तो तीसरा टाइप जो यहां पर मैंने बोला था, उनको बोलते हैं कंजेनाइटल डिजीजेस। क्या बोलते हैं? कंजेनाइटल डिजीजेस। कंजेनाइटल डिजीज क्या होती है? दीज आर फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एब्नॉर्मैलिटीज प्रेजेंट सिंस बर्थ। अंडरस्टैंड, जो जन्म से ही प्रेजेंट होती है बीमारियां एक इंसान में, हाँ? इनको कहते हैं हम जन्म सिद्ध बीमारियां, यानी जो है मां के पेट से ही होती है ये बीमारियां, तो इनको कहते हैं कंजेनाइटल डिजीज। कंजेनाइटल बीमारियां जो होती है, दिस कैन बी ड्यू टू सिंगल जीन म्यूटेशन। आपने जेनेटिक्स में जीन म्यूटेशंस के बारे में, सबके बारे में पढ़ा है। जैसे म्यूटेशन, जैसे एल-कैप्टन-यूरिया है, ये एक बीमारी है, इसके बारे में आपने पढ़ा। फिनाइल कीटोन्यूरिया, वो भी आपने पढ़ी बीमारी, जीन म्यूटेशन की वजह से काज होती है। दिस कैन बी ड्यू टू क्रोमोसोमल म्यूटेशंस, हैं? क्रोमोसोमल एन्यूप्लाइडी पढ़ा है ना मैंने आपको सब, इस वक्त मैं नहीं बोलूंगा, उसके बारे में डिटेल में पढ़ा चुका हूं। क्रोमोसोमल म्यूटेशंस, दिस कैन बी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, है? ये देखो, ये बीमारियां जो है ये फैलती नहीं है। अंडरस्टैंड, जो है इनको हम कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल, जो है नॉन कम्युनिकेबल तो कह सकते हैं, बट ये कंजेनिटल बीमारियां होती है जो बर्थ से ही प्रेजेंट होती है। अंडरस्टैंड, तो जेनेटिकली इनको ठीक किया जा सकता है जीन थेरेपी से, जो आपने पढ़ा है। अंडरस्टैंड, तो ये बीमारियां जो है ये जन्म से ही प्रेजेंट होती है, इनको कहते हैं कंजेनिटल डिजीजेस। ठीक, तो हमने पढ़ना है इम्यूनिटी के बारे में।
आपको एक कंसेप्ट पढ़ना है यहाँ पर, इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीमारियां पढ़नी है उनके बारे में। तो पहले हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में। क्या पढ़ेंगे? इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। इम्यूनिटी किसको कहते हैं? द रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी, रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी अगेंस्ट फॉरेन सबस्टेंसेस। फॉरेन सबस्टेंसेस को कहते हैं हम एंटीजेंस। जो भी बॉडी में बाहर से फॉरेन सबस्टेंस एंटर होता है वो एक्ट करता है एंटीजन, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी अगेंस्ट फॉरेन सबस्टेंसेस और इन्फेक्शंस, इन्फेक्शंस इज कॉल्ड इम्यूनिटी। इसको मैं क्या कहूंगा? इसको मैं कहूंगा इम्यूनिटी। हमारी बॉडी में क्षमता होना, ताकत होना कि ये कैसे जो है इन्फेक्शंस को रेजिस्ट करती है, बर्दाश्त करती है, उसको कहते हैं इम्यूनिटी। हाँ, या एबिलिटी ऑफ बॉडी, मैं कहूंगा एबिलिटी ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी की एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट ऑल टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस, ऑल टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस, बर्दाश्त करना सभी किस्म के इन्फेक्शंस को। और इन्फेक्टिव एजेंट्स या इन्फेक्टिव एजेंट्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी जर्म अंदर जाए उसको जो है फाइट करना, उसको कहते हैं हम इम्यूनिटी। अंडरस्टैंड? द रेजिस्टेंस ऑफ एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट ऑल टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस, इसको कहते हैं हम इम्यूनिटी। एंड द सिस्टम इज कॉल्ड, इसके लिए जो सिस्टम हमारी बॉडी में होता है उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। क्या बोलते हैं? इम्यून सिस्टम। एंड द स्टडी ऑफ ऑल दिस इज कॉल्ड एज इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम एंड इट्स एक्शन एंड फंक्शन, कैसे काम करता है, ठीक है। तो इम्यूनोलॉजी वो ब्रांच है। इम्यून सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं? इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का सिस्टम होता है जो हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है जर्म्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम की स्टडी को हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी, ठीक है। तो ये इम्यूनिटी जो होती है ये यूजुअली दो टाइप्स की होती है। देयर आर प्रैक्टिकली टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है। इम्यूनिटी दो किस्म की होती है। एक होता है जिसको बोलते हैं हम इनेट और इनबॉर्न इम्यूनिटी, इनेट और इनबॉर्न इम्यूनिटी, ठीक है। दूसरा जो होता है उसको कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या कहते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आज हम पढ़ेंगे इनेट इम्यूनिटी के बारे में, तो कल मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। इनेट और इनबॉर्न इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? ऐसी इम्यूनिटी, ऐसी रेजिस्टेंस अगेंस्ट बीमारियां, द इम्यूनिटी इनहेरिटेड बाय द यंग वंस, जो बच्चों को, इंसानों में जो बच्चों को मिलती है इम्यूनिटी इनहेरिटेड बाय द यंग वंस फ्रॉम देयर पेरेंट्स, जो उन्हें कहां से लाई होती है इम्यूनिटी? अपने माँ बाप से, फ्रॉम देयर पेरेंट्स, है विच प्रिवेंट देम, जो इनको बचाती है, देम फ्रॉम इन्फेक्शंस, इनसे इन्फेक्शन से, फ्रॉम बर्थ, जन्म से, थ्रू एडल्ट एज, अंडरस्टैंड, यानी बुढ़ापे तक, थ्रू एडल्ट एज, बर्थ थ्रू एडल्ट एज, ठीक है। तो ये ऐसी इम्यूनिटी होती है जो बच्चों को, चिल्ड्रन को मिल जाती है उनके माँ बाप से, और उनको जन्म से लेकर जो है जवानी के जो है आयामों में भी, दिनों में भी जो है बीमारियों से बचा के रखती है। तो इसको कहते हैं इनेट और इनबॉर्न इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो इनेट नहीं होती है, जो इनबॉर्न नहीं होती है, जन्म से नहीं होती है, ये डेवलप हो जाती है लाइफ में ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जब वो इन्फेक्शंस के कांटेक्ट में आ जाता है तो उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अभी हम पढ़ेंगे इनेट इम्यूनिटी के बारे में। तो इनेट इम्यूनिटी में हमने पढ़ना है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, हमारी बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, अंडरस्टैंड? उसको कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब देखो इसमें ये इनेट इम्यूनिटी का एक पार्ट है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आता है, इट इंक्लूड्स
4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स, इसमें 4 किस्म के बैरियर्स आते हैं, अंडरस्टैंड। एक होता है जिसको हम कहते हैं फिजिकल बैरियर, क्या कहते हैं, फिजिकल बैरियर्स। दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। तीसरा होता है सेल्यूलर बैरियर्स, सेल्यूलर बैरियर्स। और चौथा होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइन, साइटोकाइन बैरियर्स, अंडरस्टैंड। अब देखो सबके बारे में आपको बताऊंगा, ये सब इनिट इम्यूनिटी में आते हैं। हाँ, तो इट इंक्लूड्स द 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स। नंबर 1 इज कॉल्ड एज फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेल्यूलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर। तो फिजिकल बैरियर में क्या आ जाएगा? फिजिकल बैरियर में आता है इंक्लूड स्किन, जो हमारी चमड़ी होती है, स्किन, एंड इसमें आ जाएगा म्यूकस, अंडरस्टैंड। इनको बोलते हैं फिजिकल बैरियर्स। ये क्या करते हैं? ये ब्लॉक करते हैं एंट्री ऑफ जर्म्स इनटू आवर बॉडी। एंट्री ऑफ जर्म्स, ये जर्म्स को हमारी बॉडी में जाने नहीं देते हैं। जैसे स्किन की सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, जिसको कहते हैं, डेड सेल्स की बनी होती है, अंडरस्टैंड। तो ये जर्म्स को अंदर जाने नहीं देती है ये डेड लेयर, अंडरस्टैंड। अगर विदाउट चमड़ी वाला इंसान होगा या जो है चमड़ी उठ जाएगी तो वो बहुत सारे इंफेक्शंस का शिकार हो सकता है। तो म्यूकस जो होता है ये गॉबलेट सेल से रिलीज होता है। म्यूकस क्या करता है? ये ट्रैप करता है जर्म्स को एज वेल एज डस्ट को, और जर्म्स को इमोबिलाइज करता है। इमोबिलाइज क्या होता है? मूवमेंट लेस कर देता है। जैसे म्यूकस हमारी नाक में होता है, म्यूकस हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है। जब भी कोई डस्ट पार्टिकल, कोई जर्म अंदर जाता है तो म्यूकस रिलीज हो जाता है। म्यूकस एक फ्लूइड होता है, मोटा फ्लूइड जैसा होता है। ये जब रिलीज होता है तो ये डस्ट को, जर्म्स को अपने अंदर बंद करता है। फिर ये म्यूकस सीलिया के मूवमेंट से ऊपर आ जाता है फेरिंक्स तक। फिर जो है खांसी आकर हम इसको जो है बाहर छोड़ देते हैं, अंडरस्टैंड। तो ये म्यूकस जो होता है ये जर्म्स को इमोबिलाइज करता है, यानी उनका मूवमेंट रोक देता है। जब वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, तो इस तरह हम जो है उनसे बचते हैं, अंडरस्टैंड। तो ये है फिजिकल बैरियर। फिर दूसरा होता है जिनको बोलते हैं हम फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में कौन कौन आता है? ये हमारे बॉडी के अंदर वाले बैरियर होते हैं। जैसे इसमें आता है क्या कहते हैं इसको, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कहां से निकलता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से स्टोमक के अंदर। ये क्या करता है? ये किल करता है जर्म्स को। जो भी जर्म्स खाने के साथ अंदर चले जाते हैं उनको मार देता है, ठीक है। इसी तरह बाइल होता है। बाइल क्या करता है? बाइल न्यूट्रलाइज करता है जर्म्स को, अंडरस्टैंड। जर्म्स को जो है इनकी एक्टिविटी को है स्टॉप करता है, इनको इनएक्टिव कर देता है। क्या कर देता है? इनएक्टिव कर देता है। इसी तरह नंबर 3 चीज हमें होता है जिसको बोलते हैं हम सेरोमिन, ठीक है। सेरोमिन जो होता है इसको हम एयर वैक्स कहते हैं। कानों में जो फ्लूइड रिलीज होता है उसको एयर वैक्स कहते हैं। ये क्या करता है? ये डस्ट को ट्रैप करता है, डस्ट को पकड़ता है, इंसेक्ट को रिपेल करता है। क्या करता है? रिपेल करता है, और जर्म्स को भी किल करता है। इससे कान से होने वाला इन्फेक्शन जो हमारी बॉडी में हो सकता है वो बच जाता है, अंडरस्टैंड। इसी तरह नंबर डी होता है हमारे पास एक नेचुरल एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है जिसको कहते हैं लाइसोजाइम, ठीक है। लाइसोजाइम हमारी बॉडी में लगभग हर सिक्रीशन में प्रेजेंट होता है, चाहे वो सलाइवा सिक्रीशन है, हमारे टीयर्स हैं, आंसू हैं, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड में भी लाइसोजाइम जो है वो प्रेजेंट होता है। बॉडी की एवरी सिक्रीशन, एवरी लिक्विड में, सिर्फ यूरिन में नहीं, स्वेट में नहीं होता है लाइसोजाइम, अंडरस्टैंड। तो लाइसोजाइम जो है इसको कहते हैं नेचुरल एंटीबैक्टीरियल एजेंट। ये क्या काम करता है? ये बैक्टीरिया को मार देता है, ठीक है। तो इस तरह इसमें फीवर भी आ जाएगा फिजियोलॉजिकल बैरियर में, बुखार, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करना। फीवर जो है हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है और जर्म्स को जो है हाई टेम्परेचर किल कर देता है, अंडरस्टैंड। तो दीज आर कॉल्ड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, इनको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, ठीक है। तीसरा क्या मैंने बोला था फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में? तीसरा मैंने बोला था जिनको हम कहते हैं सेल्यूलर बैरियर्स। क्या कहते हैं? सेल्यूलर बैरियर्स कहते हैं।
सेल्यूलर बैरियर्स हमारी बॉडी में स्पेशल टाइप की कुछ सेल्स होती है, स्पेशल टाइप की ल्यूकोसाइट्स होती है। ल्यूकोसाइट्स मींस WBCs। ये क्या काम करते हैं? जैसे पॉलीमार्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स, ये स्पेशल किस्म की WBCs होती है। PMNL इनको कहते हैं, पॉलीमार्फोन्यूक्लियर जो है लिम्फोसाइट्स होती है। दूसरी सेल्स होती है हमारे पास नेचुरल किलर सेल्स। क्या होती है? किलर सेल्स या न्यूट्रोफिल्स। क्या होती है? न्यूट्रोफिल्स या मोनोसाइट्स। ये क्या काम करते हैं? ये सब की सब सेल्स जो होती हैं ये एनगल्फ करती है, एनगल्फ करते हैं जर्म्स को, उनको निगल देते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। अंडरस्टैंड? असल में ये करते हैं उनकी फैगोसाइटोसिस। अब ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आ जाता है। ये भी इसको कहेंगे सेल्यूलर बैरियर। अब अगर जर्म अंदर भी चला गया तो हमारे अंदर बॉडी में ये सेल्स जो है उनको जो है एनगल्फ करते हैं, निगल देते हैं और प्रिवेंट करते हैं हमें इन्फेक्शन से, जर्म से। तो इनको कहते हैं सेल्यूलर बैरियर्स। लास्ट वाला मैंने आपको कहा था फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में, जिनको हम कहते हैं साइटोकाइन बैरियर्स। क्या होते हैं? उनको बोलते हैं साइटोकाइन बैरियर्स। तो साइटोकाइन बैरियर्स जो होते हैं, साइटोकाइन बैरियर्स के बारे में बताऊंगा मैं। साइटोकाइन बैरियर्स, साइटोकाइन बैरियर जो होते हैं, साइटोकाइन बैरियर्स में आता है इंक्लूड्स secretions कॉल्ड इंटरल्यूकिन, जिसको कहते हैं इंटरल्यूकिन। साइटोकाइन बैरियर्स में आता है, इट इंक्लूड्स केमिकल सब्सटेंस। इसमें आता है एक केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड इंटरफेरॉन्स। उनको क्या कहते हैं? इंटरफेरॉन्स कहते हैं। इंटरफेरॉन्स जो होते हैं ये ऐसे केमिकल्स होते हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय वायरस इन्फेक्टेड और ट्यूमर सेल्स। जो वायरस इन्फेक्टेड होती है या ट्यूमर सेल्स होती है, वो क्या काम करते हैं? वो इंटरफेरॉन्स को रिलीज करते हैं। ये क्या काम करते हैं? ये इंटरफेरॉन्स ये प्रिवेंट करते हैं अदर सेल्स, दूसरी सेल जो होती है बॉडी में, उनको बचाते हैं फ्रॉम इन्फेक्शन। ठीक है? तो फिर वायरल अटैक से दूसरे सेल्स को बचाते हैं, ट्यूमर अटैक से दूसरी सेल्स को बचाते हैं। इस तरह ये हमारी बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम बन जाता है। तो साइटोकाइन बैरियर्स में मैंने कहा इसमें आते हैं इंटरफेरॉन्स जो प्रोड्यूस होते हैं वायरस इन्फेक्टेड या ट्यूमर सेल्स में, जो प्रिवेंट करते हैं हमारी सेल्स को जो है दूसरे सेल्स को, बॉडी सेल्स को इन वायरस अटैक से या ट्यूमर से। तो इसको हम कहते हैं बॉडी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है? तो जो है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, फिर उसके बाद आता है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में जो है इसमें आ जाता है नंबर ए, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज फीवर। नंबर बी इसमें आता है जिसको कहते हैं सेल्यूलर किलर टी सेल्स। एंड नंबर सी इसमें आता है कंप्लीमेंट सिस्टम। एंड नंबर डी इसमें आता है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। ठीक है? बुखार जो है ये भी एक किस्म का डिफेंस हमारे लिए होता है बॉडी में, लेकिन हाई फीवर कैन बी डेंजरस, उसको कम करना जरूरी होता है। बट हल्का हल्का बुखार बीमारी में ठीक होता है, ये हमें जर्म से बचाता है। किलर टी सेल्स और इस तरह एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन भी होती है। ये चारों की चारों जो है इनको कहते हैं हम सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। अंडरस्टैंड? ये कैसे काम करते हैं इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी।